आप सभी का INH हरिभूमि के इस संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम जिसका नाम है संवाद 2023। पहले मैं इस कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बता दूं, संवाद 2023 एक ऐसा मंच हमने बनाने का प्रयास किया है जिसके माध्यम से जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में एक सेतु हम बनकर आएँ और जनता के जो मन में जो सवाल हैं, पिछले 4.5-5 सालों में जो भी काम हुए हैं, जो काम नहीं हुए हैं, जिन विकास के वादों के साथ हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए थे, वो विकास के वादों पे जनप्रतिनिधि खरे उतरे कि नहीं उतरे, जनता की समस्याओं का क्या हुआ, मांगों का क्या हुआ, मुद्दों का क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम जाते हैं और हर शहर में सभी जो गणमान्य जनप्रतिनिधि उनके साथ अलग अलग जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में हम ये संवाद का एक सेतु कायम करने का प्रयास करते हैं। और जगदलपुर, रायगढ़, बिलासपुर, तमाम जगह पे हमने कार्यक्रम किए हैं। उसके बाद आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं आपके शहर अंबिकापुर में। सरगुजा राजाओं की नगरी और एक अपनी अलग पहचान रखने वाला सरगुजा, एक अलग बोली, एक अलग भाषा, एक अलग संस्कृति के साथ में एक अलग देश के मानचित्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला सरगुजा। ऐसे सरगुजा में हम एक महान शहर में यहाँ पे बैठे हैं और मेरे साथ 4 यहाँ पे गणमान्य जनप्रतिनिधि हैं। दिनेश पैकरा जी हैं मेरे साथ, मंडल अध्यक्ष जी हैं भाजपा से, विवेक दुबे जी हैं, सक्रिय नेता हैं। वैसे तो पहचान नेता के रूप में हो सकती है लेकिन समाज सेवी ज़्यादा पुकारते हैं लोग इन्हें, तो इन समाज सेवी के रूप में जो है इनकी ज़्यादा पहचान है। हमारे साथ में आशीष वर्मा जी हैं, कांग्रेस संगठन की बात रखते हैं, खरी खरी बोलते हैं। आज मंच में यही उम्मीद करेंगे खरी खरी बातें रखें और मुकाबला उनका है 3 भाजपा के नेताओं से। विश्व विजय जी हैं, जैसे कि नाम से है कि विश्व विजय रखने की चाहत रखते हैं, तो उसी प्रकार की तेज की उनकी आशा रखते हैं। शुरुआत विवेक जी आपसे करते हैं। कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मतलब ऐसे कोई वादे नहीं थे पिछले चुनाव में कि वो जो जिससे कि एक छत्तीसगढ़ जो है बिल्कुल मॉरिशस बन जाए या फिर जो है स्विट्जरलैंड जैसा बन जाए। बना क्या, ऐसा हुआ क्या? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जी। और बना क्या ऐसा, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो बहुत बेहतर शब्द इस्तेमाल किया। बना क्या ऐसा, बना ही नहीं, इसलिए ये प्रश्न आपने पूछा जी। यदि बना होता तो ये प्रश्न ही नहीं आया होता। आज जबकि अभी मैं आपके कार्यक्रम में आ रहा था, मुझे 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में आधे घंटे लगे। कारण सड़क में सिर्फ गाय बछड़े और सांड ही दिखाई दिए। ये कहाँ का मॉरिशस है? इस सरकार ने जितने वादे किए वो दीवा स्वप्न के रूप में आज 5 साल के बाद हमारे सामने परिलक्षित हो रहे हैं। इस सरकार ने एक वादे पूरे नहीं किए, जिसका परिणाम ये है कि आज छत्तीसगढ़ सबसे फिसड्डी राज्य के रूप में इस देश में जाना जा रहा है। अच्छा, मैं अब हम अभी अंबिकापुर में बैठे हैं, अगर हम आसपास के क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की बात करें, चाहे हम TS सिंहदेव जी की बात करें, आपके यहाँ से तो 3 मंत्री लिए गए हैं, अमरजीत जी हैं, प्रेमसाय सिंह जट्टेकाम जी हैं, TS सिंहदेव जी उप मुख्यमंत्री हैं, 3 बड़े मंत्री हैं, तमाम विधायक हैं, 14 की 14 सीट आपने के जो जनता ने यहाँ पे कांग्रेस की झोली में दी है। इन जनप्रतिनिधियों के आचरण को लेकर, जो इनका कार्यशैली है उनको लेके क्या ऐसा लगता है कि वाकई में अब दोबारा इन्हें मौका मिलना चाहिए? अभी आपने 3 मंत्रियों का नाम लिया। हमारे क्षेत्र के विधायक श्री TS सिंहदेव हैं, उनके बारे में बोलने से पहले उनका अध्ययन करना होगा। TS सिंहदेव जी के बारे में बोलने से पहले उनके 2 पहलू हैं। पहला, यदि हम सिर्फ TS बाबा के बारे में बात करें, और दूसरा यदि हम TS बाबा के राजनीतिक व्यक्तित्व की बात करें। TS बाबा अपने आप में बहुत शालीन, कुलीन, व्यवहार कुशल और मिलनसार व्यक्ति हैं, लेकिन जब हम उनके राजनीतिक व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इस 5 साल में TS बाबा 100% फेल विधायक साबित हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की चाहत उनके ऊपर इस कदर हावी रही कि वो अंबिकापुर की जनता से दूर हो गए। इसी का परिणाम है कि आज अंबिकापुर की जनता का सामना करने में उनको खुद ब खुद बहुत दिक्कत हो रहा है। पूर्णतः फेल विधायक साबित हुए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद अपने से कहा कि मेरी चलती नहीं है। TS बाबा ने अपने से खुद से एक कदम आगे बढ़ के एक विभाग छोड़ा। ये क्या है? ये बताता है कि TS बाबा फेल हो चुके हैं। तो वही हाल रहा। व्यक्ति बहुत अच्छे हो सकते हैं लेकिन राजनीतिक रूप में जो वहाँ पे क्षमता है वो उनकी असफल साबित हुए। आशीष वर्मा जी उप मुख्यमंत्री जी हैं, आपके नेता, जो यहाँ के माननीय विधायक हैं, 4 बार के विधायक बने हुए हैं, और जो कद है उनका पार्टी के अंदर, उसके बावजूद इतनी निष्क्रियता, इतना असफल होना, जैसे कि दुबे जी बता रहे हैं।
राजनीति में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। जहाँ तक इस कार्यकाल की बात विवेक भैया कर रहे थे, इस कार्यकाल में माननीय टीएस सिंहदेव जी न सिर्फ अंबिकापुर के विधायक थे बल्कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और पंचायत मंत्री रहे थे। किसी कारणवश उन्होंने एक विभाग छोड़ा और विधायक से पहले उनके कार्य का अगर समीक्षा करें तो एक स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे होना चाहिए, क्योंकि उनकी जवाबदारी अंबिकापुर की जनता से बढ़ के पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के लिए दी थी। सरकार ने उनको ऐसा सम्मान दिया, इस जगह पे लाया और रिजल्ट नहीं, लेकिन आशीष जी मैं यहाँ पे काउंटर करना चाहूँगा। भाई जैसे भूपेश बघेल जी हैं, मुख्यमंत्री होने के कारण उनकी जो उत्तरदायित्व है वो पूरे प्रदेश की जनता के लिए है। लेकिन अगर आप आज पाटन जाके आप देखें, पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पे सड़कों का, पंचायत भवनों का, स्कूल भवनों का, सांस्कृतिक भवनों का, सामुदायिक भवनों का, पुल पुलियों का अगर निर्माण हुआ है तो पाटन में हुआ है। 17,000 करोड़ की सड़क बनाई गई है। तो पहले मेरे ख्याल से प्राथमिकता उनकी अंबिकापुर होनी चाहिए, क्योंकि अंबिकापुर की जनता ने उन्हें अपने पहला प्यार दिया। जवाब देता हूँ। विधायक के साथ साथ मंत्री होने के बावजूद इस 5 साल में सरगुजा के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास हुए हैं, सरगुजा से शुरू करते हैं, सरगुजा के बाद मैं उसको ब्रॉड स्केल पे ले जाता हूँ। आज छत्तीसगढ़ में कोई पीएचसी सीएचसी ऐसा नहीं बचा है जो अपने ऑन बिल्डिंग में नहीं हो। एक जर्जर बिल्डिंग नहीं है जो कुछ जो ऐसे है जो निर्माणाधीन है, जो चल रहे हैं वहाँ भी स्वीकृत हो गया है, निर्माणाधीन है। सोनोग्राफी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल छोड़ कहीं नहीं हुआ करता था, आज हर जगह ब्लॉक हेडक्वार्टर में हो रहे हैं, अब तो शहरी स्वास्थ्य केंद्र में भी हो रहे हैं। अभी कल अपन फिजियोथेरेपी डे मना करके आ रहे थे तो अब बड़ा आश्चर्य का विषय है कि सरगुजा जैसे जगहों में 14 जगह फिजियोथेरेपी सेंटर्स है। कैंसर का इलाज नीचे हो रहा है। धान खरीदी की धान खरीदी। मैं आशीष जी आपके दावे मान गया, लेकिन एक सवाल करना चाहूँगा। आप कहते हैं कि इतने पीएचसी खुल गए, इतने ये फिजियोथेरेपी सेंटर खुल गए, लेकिन अभी भी अखबारों में ऐसी फोटो क्यों छपती कि सामने लुंड्रा जितने जो है वहाँ पे खाट में ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, ऐसी फोटो देखने क्यों मिलती है? जागरूकता की कमी है, कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव है। अगर एम्बुलेंस का विषय है तो आप इस बात से सहमत होंगे कि आज छत्तीसगढ़ में कहीं भी एक भी कंडम एम्बुलेंस नहीं है। 6 सितंबर को लुंड्रा के गांव से 3 किलोमीटर पैदल खाट में लेके प्रसूता को लेके आए थे। 6 सितंबर की बात है, आपके बहुत लोकप्रिय अखबार में छपा था यहीं से। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कहीं मैं सहमत हूँ। मैं अभी घूम के आ रहा था, आज सुबह हम लोग एक पेशेंट को शिफ्ट किए हैं खैरबार से, बाकी डैम पार करके वन अधिकार का पट्टा पाया, घर बना लिया है। अब वो डैम के पार कैसे जाएगा एम्बुलेंस, तो उसको डैम को तो पार कराना पड़ेगा। तो ऐसे छोटी छोटी कुछ जगह है, कुछ इंटीरियर में कैसे लोग बसे हैं जहाँ नहीं है। मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अगर आपने कहा कि मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन प्रदेश स्तर पे एक बार समीक्षा की जरूरत है। एक भी एम्बुलेंस कंडम नहीं है, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 108 की सुविधा थी आज पिछले 3 साल में कोविड पीरियड से शुरू हुआ था और सारी गाड़ियां नहीं है। 3 महीने पहले आपके मंत्री जी ने सामरी के एक एम्बुलेंस चालक को निलंबित किया था, बीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। क्यों? शव पहुंचाने के पैसे मांगे गए थे, आपको याद होगा। एक व्यक्ति के व्यवहार में कमी हो सकती है, व्यवस्था की कमी नहीं है। अगर एक डॉक्टर कहीं एक तरफ तो आप फिजियोथेरेपी से अगर एक ड्राइवर कोई चूक कर रहा है, प्रशासनिक तंत्र उस पर कार्रवाई कर रहा है, उस आगे के लिए वो ऐसा ना करे, उसके साथ के लोग ऐसा ना करें, उसको सबक दे रहा है। कसावट की मैं बात कर सकता। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। दिनेश जी आपके लिए एक दूसरे किस्म का सवाल है मेरा। भैया हम जानते हैं कि भाजपा एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, लेकिन कार्डर बेस्ड पार्टी में ये होता है, भाई गुजरात में आपने 65 लोगों की टिकट काट के नए चेहरों को उतारा। आपको नहीं लगता कि भाजपा जिन चेहरों को टिकट दे रही है, थके हुए, बुझे हुए, चुके हुए हैं, अब उनको बदलने की जरूरत है, कुछ नए चेहरों पे भरोसा करना चाहिए? देखिए अभी जो पहला सूची निकला है शैलेश जी, उसमें आप देखे होंगे बहुत सारे युवाओं को आगे करके टिकट दी गई है। वही पुराने नाम है, पुराने ही नाम है। पुराने नाम नहीं है। आप लक्ष्मी जी का नाम लीजिए, प्रमोद जी का नाम लीजिए, ये सब पुराने ही नाम तो है। कोई युवा चेहरा एक भी दिखा क्या? आप शकुंतला पुर्ते जी को देखिए, लक्ष्मी राजवाड़े जी को देखिए, युवा महिलाएं हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, कार्डर बेस्ड पार्टी का मतलब क्या था? गुजरात में 65 टिकट काटी गई, डिप्टी सीएम तक की टिकट काटी गई, और वहाँ पे 39% जो टिकट है वो युवाओं को दी गई है, नए चेहरों को दी गई है। यहाँ भी पूर्व गृह मंत्री की टिकट को काट के युवा महिला को दिया गया है। विश्वजीत जी आप बात से सहमत हैं? मैं आऊँगा विवेक जी एक बार, मैं क्योंकि युवा चेहरा हैं। 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मैंने जो दिनेश जी किए उससे मैंने आपके सवाल में जवाब चाहूँगा। दूसरा लेकिन एक और सवाल जुड़ा हुआ मैं कर देता हूँ साथ में। जब भाजपा की सरकार थी हम देखते थे कांग्रेस का जो युवा विंग है, चाहे एनएसयूआई की बात करें, चाहे हम यूथ कांग्रेस की बात करें, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव था। लेकिन अब भाजपा में जो आपका युवा विंग है इतना अग्रेसिव, इतना आक्रामक क्यों नहीं दिखता? पहले सवाल कि टिकट युवाओं को मौका। दूसरा सवाल ये
बहुत बहुत धन्यवाद INH 24/7 को। देखिए, आपने जो सवाल किया है युवाओं को टिकट देने की, उसमें जो अभी हमारे पहले चरण के 21 टिकट डिक्लेयर हुए हैं, उसमें पिछली बार 2018 के चुनाव में जैसा था उसमें से सिर्फ एक लखनलाल जी को छोड़ दे तो सारे के सारे चेहरे 2018 के टिकट वाले नहीं हैं। लक्ष्मी राजवाड़े 32 वर्षीय महिला है। रामविचार नाम नेताजी का नाम, वो 18 में चुनाव नहीं लड़े थे भाई साहब, आपको थोड़ा नहीं, इस बार लड़ रहे। मैंने कहा कि 18 में चुनाव लड़े हुए एक सिर्फ लखनलाल जी को छोड़ दें तो किसी को टिकट नहीं मिला। रामविचार जी 18 में चुनाव नहीं लड़े थे। भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े जी 32 वर्षीय महिला है, जिला पंचायत की सदस्य है और पार्टी ने मौका दिया। शकुंतला पोर्ते जी प्रतापपुर से हैं, तो आप देखेंगे एक बार 21 के एनालिसिस करेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। दूसरी बात इसमें मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि राष्ट्रीय पार्टियां यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, और चुनाव में पहला किसी भी पार्टी का लक्ष्य होता है कि चुनाव जीतने वाला प्रत्याशी कौन है। और जब क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, युवा, बुजुर्ग, लेकिन फाइनली स्टेज ये होता है कि चुनाव कौन जीत सकता है वर्तमान परिस्थितियों में। इस आधार पर पार्टियां टिकट देती हैं। कांग्रेस में जरूर वंशवाद के दबाव में कहानियां बनती होंगी, मैं उसके बारे में टिप्पणी अभी नहीं करूंगा। दूसरा एक सवाल इसी करूंगा। बार बार चिल्लाते हैं आपके जो सर्वमान्य चेहरा हैं, आप पार्टी जिसका झंडा, जिसका चेहरा लेके, मोदी जी का, आदरणीय जी का चेहरा लेके चलते हैं, युवाओं का भारत, युवा भारत। अब क्या हुआ? टिकट बंटवारे में युवा भारत कहाँ गया? मैंने जो नाम लिया वो युवा ही है, 32 वर्ष से मैं बता रहा हूँ। शकुंतला युवा होने लग गए। 21 सीट में आप रामविचार जी एक हमारे वरिष्ठ नेता है, सर्वमान्य नेता है। युवा होने लग गए। रामविचार जी हमारे वरिष्ठ नेता है, सर्वमान्य नेता है, सरगुजा संभाग ही क्या पूरे प्रदेश के बड़े नेताओं में से एक है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है वो। और ऐसा कि सिर्फ युवा को देना है कि चक्कर हम वरिष्ठों को बैठा दें, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि हम वरिष्ठों को सम्मान दे रहे हैं तो युवाओं को भी टिकट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने वाले हमको 2023 में, ये नारा आपके ही मोदी जी का है, युवा भारत, युवाओं का भारत, युवा भारत है। मोदी जी के साथ युवा खड़ा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरगुजा में जो अपने हरिभूमि या INH के लोग, आप उनसे पूछिएगा कि युवा मोर्चा सरगुजा में किस प्रकार की आंदोलन, किस प्रकार के काम खड़ा हुआ। मैंने सरगुजा की बात बस की नहीं की थी, मैंने बात की पूरे प्रदेश की। जितना मेरे सवाल दोहराता हूं मैं, हम जब भाजपा की सरकार थी, जो कांग्रेस का यूथ विंग था, चाहे NSCI हो चाहे युवा कांग्रेस हो, वो जितना सक्रिय, जितना आक्रामक था, उतना भाजपा का युवा मोर्चा उतना आक्रामक क्यों नहीं दिखता? हमने लगातार कार्यक्रम किए हैं, लगातार आंदोलन किए हैं। PSC के विषय पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, आवास के विषय पर हम सब किए। और मैं सरगुजा की बात बताता हूं, यहाँ के विधायक आदरणीय TS सिंहदेव जी हैं। विधानसभा में जब बात आती है एम्स खोलने की, तो उनका विधानसभा का बयान रहता है कि छत्तीसगढ़ में जब भी दूसरा एम्स खुलेगा वो स्थान अंबिकापुर नहीं होगा। इस बात को लेकर के युवा मोर्चा के साथी संगम चौक में बैठ करके मुंडन कराते हैं। और मुंडन इसलिए कराते हैं कि जब मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी बयान देते रहते हैं, तो ये 14 के 14 विधायक जो सरगुजा के विकास के लिए और TS सिंहदेव जी को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर गंगा जल की कसम खा करके वोट लेकर के आए थे, जो 14 विधायक बने थे, ये डेस्क पर पीट रहे थे और तालियां बजा रहे थे। उस समय सरगुजा का हित कहां गया? उत्तर छत्तीसगढ़ में जो हालात हैं, सरगुजा अंचल के जो हालात हैं, सरगुजा संसदीय सीट आदिवासी आरक्षित है। अगल बगल आप देखेंगे, चाहे शहडोल देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देख लें, चाहे झारखंड का गढ़वा देख लें, सब के सब आदिवासी आरक्षित हैं। हमारे उत्तर छत्तीसगढ़ के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जाने जाती हैं साहब। यहाँ से लोग रेफर होते हैं रायपुर जाते जाते। मैं हर एक गांव का उदाहरण आपको दे दूंगा कि इस गांव से रायपुर रेफर कर दिए थे, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से रेफर कर दिए थे, इस सेंटर से रेफर कर दिए थे, लेकिन बिलासपुर जाते जाते उसका देहांत हो गया, पौड़ी पहुंचते पहुंचते उसका निधन हो गया। ये हम भोग रहे हैं और इसका हमको दर्द है। बिल्कुल, मैंने उसी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इसी बात की, हमारे सामने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव जी हैं। मैं एक बार चाहूँगा सिंहदेव जी का जोरदार तालियों से एक बार स्वागत हो। आप सबके, आपके शहर की, आप गौरव, आपका अभिमान यहाँ पे मौजूद हैं, तो एक बार जोरदार उनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत किया जाए। बहरहाल हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आशीष जी, हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, कांग्रेस का यूथ विंग जिस दमदारी से आंदोलन करता था, आपका सवाल यही था कि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो दमदारी से बात रखते थे। सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 15 साल के कुशासन में, 15 साल में हमको इतने मौके दिए, युवाओं को इतना प्रताड़ित किया कि हमारे संगठन के लोगों के साथ सामान्य युवा भी मिल के पूरे जोश से आंदोलन करता था। और इस 5 साल में हमारी सरकार ने, माननीय TS सिंहदेव जी की सरकार ने, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने अपने जो भी घोषणाएं की थी उसको पूरी क्षमता से, जबकि हमने 2.25 साल करीब कोविड पे निकाल दिए, और इतना उसका परसेंटेज अगर निकाले, हमने अपनी घोषणाओं को इतना ज़्यादा अमल में लाया कि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता था जिसको लेकर के ये दमदारी से आंदोलन कर सकें। हाँ, राजनीति करनी है, कोरम पूरा करना है, करेंगे। तो बहुत बढ़िया आशीष जी का काउंटर है।
कि कांग्रेस की सरकार ने मुद्दा ही नहीं बचाया कि आप युवा जो है प्रदर्शन करते हैं। लेकिन मैं एक बार विवेक जी से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। विवेक जी, कहा यह जाता है कि यहाँ जो भाजपा है सरगुजा क्षेत्र की, वो बजाय कांग्रेस के आपस में अपने ही लोगों से लड़ती है कि उसकी टिकट काट दूं, मैं उसका कद काट दूं या उसका पद काट दूं। ये सही है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत बात। कांग्रेस के बजाय अपने ही लोगों से लड़ती है। बिल्कुल गलत बात है। ये कांग्रेस के लोगों के द्वारा उड़ाया गया अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन निर्णय लेता है, उस निर्णय के पीछे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खड़ा रहता है। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः एक है। हमारा निशान सिर्फ कमल निशान होता है। इसके अलावा हमारे लिए कोई भी बात मायने नहीं रखती है। राष्ट्र प्रथम, पार्टी प्रथम, उसके बाद व्यक्ति प्रथम की भावना से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हैं। तो चलिए हम ये बात मान सकते हैं, ये हो सकता है कांग्रेसियों की आदत है अफवाह उड़ाने की। बहुत ज़्यादा आशीष जी की पार्टी जो है अफवाह उड़ाती है कि ये लोग जो हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। दिनेश जी, आप इस बात को सच्चाई मानते हैं कि टिकट काटने में आपके ही पार्टी के लोगों की भूमिका रहती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संगठन जीतने हारने के और सर्वे के हिसाब से तय करती है और अपने व्यक्ति आपस में कहीं लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कहीं नहीं होती। आप मानते हैं? मैं तो आपकी बात को ही नहीं मानता हूँ। हमारे मंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने कहा कि मैं 90 में से 89 सीट पर प्रचार करूंगा, एक पे मैं नहीं जानता। एक विधायक हैं जो हत्या कराने का आरोप लगाते हैं, हत्या कराने का आरोप लगाते हैं। अमरजीत भगत जी सीतापुर के विधायक हैं, मंत्री हैं, और यहाँ के जो आदरणीय मंत्री जी हैं, हम सबके बीच में उपस्थित भी हैं। उन दोनों के बीच में किस प्रकार के खेल चलते हैं, यहाँ का एक एक बच्चा वाकिफ है। भारतीय जनता पार्टी में एक उदाहरण नहीं। मतलब तो ये सवाल ही मुझे लगता है ये राजनीति से जुड़े हुए लोगों की बड़ी अच्छी होती है। ये लोग टेनिस बहुत खेलते हैं। अगर बॉल इनकी तरफ आई, कांग्रेस की तरफ, भाजपा की तरफ, तो कांग्रेस से कोर्ट में मार दिया, कांग्रेस की कोर्ट में आई तो भाजपा कोर्ट में मार दिया। अब बीच की जनता केवल ताली बजाती है। भारतीय जनता पार्टी में एक भी उदाहरण आप नहीं दे पाएंगे, जैसा मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। 2018 की बात है भाई साहब, आपको याद होगा, मैं नाम नहीं लूंगा। एक आदरणीय पूर्व मंत्री जी ने यह बयान दिया था कि सरगुजा से हम लोग इसलिए हारे क्योंकि हमारे लोगों ने ही साथ नहीं दिया चुनाव लड़ने में। प्रदेश के मंत्री रह चुके हैं, देखिए, और बड़े 3 बार के विधायक रह चुके हैं, आपको याद होगा, नाम नहीं ले रहा हूं मैं इसीलिए। ठीक है, उनका ये सार्वजनिक बयान था कि सरगुजा भाजपा इसलिए हारी क्योंकि हमारे ही लोगों ने सहयोग नहीं दिया प्रत्याशियों का। देखिए, 2018 के चुनाव परिणाम के बहुत सारे कारण थे। हम लगातार 15 साल से सरकार में थे। हमने, देखिए, 5 साल के लोकतंत्र में चुनाव होता है। हम लोग 18 में हार गए, इसका कहने का मतलब नहीं होता कि 15 साल जो डॉक्टर रमन सिंह जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वो असफल थी। आप कल्पना करिए कि हम लोग अजीत जोगी जी से लड़के 2003 में सरकार में आए थे। हम सरगुजा के 8 में से 7 सीटों को जीत करके आए थे। हमने 2008 में रिपीट किया, हमने 2013 में रिपीट किया। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की और डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल की सफलता है कि उन्होंने 3 बारी सरकार चलाया। अभी तक पिछले 25 सालों में आप जाएंगे तो 15 साल किसी की सरकार, मैं पीछे का नहीं ध्यान है, 25 साल में किसी ने 15 साल लगातार मुख्यमंत्री के रूप में इस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया है। 2018 में बहुत सारी परिस्थितियां थी, 15 साल की भाजपा सरकार भी हो गई थी, गंगा जल के वादे थे। आपको नहीं लगता कुछ लोग निरंकुश हो गए थे? मंत्री जी का बेटा रिवॉल्वर चला रहा है, राइफल चला रहा है। देखिए, कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो अभी बहुत सैकड़ों उदाहरण है जो मैं इन 5 सालों में दूंगा कि मंत्री जी का बेटा क्या कर रहा है और रायपुर के मेयर का बेटा क्या कर रहा है। यहाँ तो विधायक ही क्या कर रहा है, मेयर का भतीजा क्या कर रहा है। यहाँ तो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हुए 2 बार के विधायक ही अपने मंत्री पर किस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारे लोगों के सामने सारा इस सवाल का जवाब है। और भारतीय जनता पार्टी शुचिता की प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी जनआकांक्षाओं को पूरी करने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आम, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी और शेड्यूल कास्ट, पिछड़े सबको लेकर के और नीचे से ऊपर उठाने वाली पार्टी है। उस पर कोई एक सवाल और कर लेता हूं मैं, विवेक जी से एक सवाल और कर लेता हूं। आपने कहा कि कार्डर बेस्ड पार्टी है, जो संगठन ने कहा हम उसका प्रचार करते हैं। आपके यहाँ से 3 सीटों पर जो पैनल गया है वो 37 लोगों का गया है। फिर से बोलिए। 3 सीटों पर जो पैनल गया है वो 37 लोगों का गया है। तो आपको नहीं लगता कि एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है दावेदारी के मामले में? ये तो लोकतंत्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे कार्यकर्ता जागरूक हैं और ये तो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक व्यवस्था का देन है कि एक सीट से चाहे जितने लोग उम्मीदवार हो सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आपकी बातों खंडन नहीं है कि हम कार्डर बेस्ड पार्टी है, हम जिसका जो कांग्रेस में मैं भैया को 1 मिनट बोल रहा हूं। कांग्रेस में 103 लोगों ने सिर्फ अंबिकापुर से आवेदन दिया है।
फिर हम टेनिस के गेम में आ गए, हमने बॉल आपकी तरफ फेंका, आपने वापस नहीं, सामने हम से तो कोर्ट बॉल में फेंक भी नहीं रहे हैं, हम तो बॉल फेंक भी नहीं रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यही एक पार्टी है जिसमें एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। यही एक पार्टी है जिसमें बैनर पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन जाता है। यही एक और विवेक जी, माफ विवेक करिएगा, जी, पहले मेरी विवेक बात हो जी, जाने दीजिए। चाय बेचते बेचते एलआईसी बेच देता है, इंडिया बेच देता है। प्लीज आऊंगा, मैं उस बात में आऊंगा। किसने कहा एलआईसी बेच दिया? ये आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं पहले अपनी बात रख दूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पर अंबिकापुर का एक छोटा सा कार्यकर्ता आज पार्टी के नाम पर आपके मंच पे बैठा हुआ है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है, ये विश्व के किसी भी राजनीतिक पार्टी में संभव नहीं है। मैं मान लेता हूं। दूसरा, जहां तक आपने हमारे प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया, हमारे प्रधानमंत्री के G20 का आपने उल्लेख नहीं किया। आज हमारा प्रधानमंत्री विश्व में परचम लहरा दिए, आप उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। एलआईसी बेच दिया, उसके जो प्रमाण है वो प्रमाण रखे भाई। एलआईसी में शेयर इक्विटी आज आपने पूरा विश्व नरेंद्र मोदी 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 कर रहा है और हम गौरवान्वित हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लिख के जाएंगे, एक थे मोदी, ताकि आने वाले 10,000 साल तक हमारे आने वाले लोग याद रखें कि एक थे मोदी। मैं मान गया बिल्कुल आपकी बात को मैं समर्थन करता हूँ। सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, आपने हमें कीमती समय दिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।